एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। तो देखिए, हमें स्टार्टिंग में बताते हैं कि इस बुक में आप लोगों ने कांता के बारे में पढ़ा, अंसारीज़ के बारे में, मतलब इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनमें आपने क्या क्या पढ़ा है। और ये सारे के सारे एक तरह से जुड़े हुए हैं, इनकी लाइफ कनेक्टेड है। और कैसे? क्योंकि इन सभी के साथ अनईक्वल व्यवहार हुआ है, मतलब इनके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार किया गया है बाकी लोगों के द्वारा जो कॉमन नहीं है। अनइक्वालिटी को वो दिखाता है। तो वॉट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटीज़, मतलब वो लोग क्या करते हैं जब वो इस तरीके की असमानताएं झेलते हैं। हिस्ट्री इस तरीके के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है कि जब लोगों ने इनइक्वालिटी और जस्टिस के लिए लड़ाई करी है। मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई करी है और जस्टिस के लिए। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में रोज़ा पार्क्स की स्टोरी में देखा था कि किस तरीके से अमेरिका में ब्लैक्स ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। इसी तरीके से हमारे देश में भी जो अनटचेबल्स हैं उन्होंने भी, और जो आप बेसिकली समझ लीजिए जो दलित्स हैं उन्होंने अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी है। ये भी हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में देखा है। अब देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, मतलब समानता के लिए किस तरीके से बेसिकली समानता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, उसके लिए हमारे देश के लोगों को आंदोलन करने पड़े हैं। तो उसी के बारे में थोड़ी बहुत कहानी हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस बुक में देखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, ये मानता है कि हमारे देश के सारे नागरिक हमारे कानून के सामने बिल्कुल बराबर हैं। स्टेट और जो ये हमारा देश है ना, वो किसी भी पर्सन में भेदभाव नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर दे आर रिच और पुअर, मतलब धर्म के आधार पर, या फिर वो स्त्री है या मतलब विमेन है या मेन है, या फिर उसकी कौन सी जाति है, वो अमीर है गरीब है। हमारे देश के संविधान के सामने ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सब लोग हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इक्वल हैं। सारे के सारे जो एडल्ट्स हैं हमारे देश के, वेदर इट इज़ मैन और विमेन, उनको वोट देने का अधिकार है। बट जो ये बैलेट पेपर होता है ये पावर तो दे देता है एक इंसान को, बट क्या मतलब वो उसको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ दे सकता है? ये हम लोग अभी मतलब सोचने वाली बात है कि आपने एक तरह से पॉलिटिकल इक्वालिटी तो सबको दे दी है, बट क्या सोशल इक्वालिटी, समानता का अधिकार समाज में क्या हम सबको दे पाए हैं? ये जो फीलिंग ऑफ इक्वालिटी है बैलेट बॉक्स हमें प्रोवाइड करता है कि भाई एक पर्सन का एक वोट है, बट क्या हम लोग किसी की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं? मतलब आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए समान बना दिया, बट क्या पूरी लाइफ के लिए आपने सबको समान बनाया है? ये सोचने वाली बात है। जब हम पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ सर्विसेज का, तो हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में भी देखा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको कौन एक्सेस कर सकता है? रिच लोग। गरीब लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है जहाँ पर सर्विसेज काफ़ी मतलब ठीक नहीं होती हैं। तो यही है कि प्राइवेट हेल्थ काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और रिसोर्सेज की कमी की वजह से सिर्फ अमीर लोग ही वहाँ पर जा पाते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि जो देखते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में कि एक जो ठेले पर जूस बेच रहा होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग मार्केटिंग करके पैकेट जूस बेच रहे होते हैं, तो मतलब वो तो खैर पर्सपेक्टिव की बात है कि आप ठेले से पिएंगे या फिर एक पैकेट वाला जूस पिएंगे, बट उनका पैकेट वाले जूस की जो कंपनी होती है उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं अपनी ब्रांड वैल्यू को दिखा करके। अब जैसे कि सपना जो है, सपना फार्मर है, वो कॉटन ग्रो करती है। अब ट्रेडर जो है वो कॉटन तो ग्रो कर रही है, खूब मेहनत कर रही है, बट बहुत ही कम कमा पा रही है, और उसके बजाय जो उसका वो ट्रेडर को जिसको बेच रही है वो उससे ज़्यादा कमा रहा है। और जो फाइनली जो कंपनी है सपना, अगर 3-4 महीने की मेहनत करके महीने के 3-4 महीने के मिला करके 3 से 4 हज़ार रुपये कमा रही है, और एक शर्ट, एक बिजनेस पर्सन, जो बड़ी बड़ी बिजनेस फिल्म होती हैं वो एक शर्ट 3-4 हज़ार की बेच देते हैं। तो यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी दिखती है, और इसी की वजह से क्या होती है, पॉवर्टी का इशू हमारे सामने आता है। जो यही है इसमें कि काफ़ी सारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं हमारे देश में, उनको डेली की डेली इंसल्ट झेलनी पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल उनकी लाइफ होती है, उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। तो यही बताया गया है कि पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी द की रीज़न वाई सो मेनी पीपल्स लिव इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। तो पॉवर्टी, गरीबी और रिसोर्सेज की कमी, देखिए किसी के पास ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है, और किसी के पास बहुत ही कम पैसा है। इसकी वजह से हमारे देश में काफ़ी अलग अलग लेवल है लोगों की लाइफ का, मतलब लिविंग का, किस तरीके से वो जी रहे हैं और कैसी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पर हमें साइड में देखिए बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। नो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, गरीबी को मिटाना है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
देखिए 2015 में ना कुछ गोल्स अपनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं। उनका जो पहला गोल है, गोल मतलब ये अचीव करना चाहते हैं कि भाई कैसा हमारा समाज होना चाहिए कि नो पॉवर्टी, हमारे समाज में गरीबी नहीं होनी चाहिए। अब ये सब हम लोगों ने देखा। अब दूसरी तरफ ये हमने इससे पहले के जो एग्जाम्पल देखे वो पैसे की असमानता की वजह से हैं। अब दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है एक दूसरे के प्रति एक धर्म की वजह से, रिलीजन की वजह से। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने देखा था कि अंसारीज को कैसे घर मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उनके पास पैसा है फिर भी कोई उनको रेंट पे रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका रिलीजन बाकी लोगों से डिफरेंट है। तो रिलीजन भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता है। दूसरा, रिलीजन में ही एक ऊंच नीच, जैसे कि हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो स्टोरी है उनके बारे में देखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस तरीके से स्कूल में पूरा झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि वो एक दलित होते हैं, उनको पढ़ाई मतलब सेम पॉट से पानी नहीं पीने दिया जाता। तो इस तरीके की बातें हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में देखी हुई हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो विमेन होती हैं उनको उनका जो भी काम करती हैं उनके काम को कम नापा जाता है, मतलब उनके काम की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी एक मेन के काम की वैल्यू होती है। ऑल ऑफ दीज पर्सन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो हमने देखा कोई अमीरी गरीबी की वजह से, तो कहीं धर्म की वजह से, तो कहीं पर जेंडर की वजह से भेदभाव होता है हमारे समाज में। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना किसी इंसान के धर्म की वजह से या उसकी जाति की वजह से या उसके सेक्स की, उसके लिंग, वो औरत है आदमी है। ये एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर है फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनईक्वली इन इंडिया। हमारे देश में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर काफ़ी ज़्यादा असमानताएं हैं और लोगों के साथ इस बेसिस पर भेदभाव भी किया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है, इंडिया में इट इज़ द केस दैट पुअर कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दलित जो कम्युनिटी है उनके लोग, मैक्सिमम लोग गरीब हैं, और आदिवासी, मुस्लिम कम्युनिटीज़ और विमेन। तो देखिए ज़्यादातर गरीब जो हमारे देश में है वो है या तो दलित हैं या फिर आदिवासी हैं, जो बेसिकली जंगलों में रहते हैं, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी या फिर विमेन। यही 4 ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में गरीब हैं और इनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 48.5% विमेन्स हैं हमारे देश में, और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 14.2%, और एससीज हैं 16.6, और एसटीज़ हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट जो कि मतलब नीची जाति जिनको समझा जाता है, और एसटी हैं 8.6%, जो कि जो ट्राइबल हैं, मतलब जो पहले आदिवासी हुआ करते थे, जंगलों में रहा करते थे और बेसिकली आज भी वहीं पर आसपास ही रहते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। अब आगे बताते हैं कि अफन जो पॉवर्टी है ना एंड लैक ऑफ डिग्निटी का मतलब होता है एक इज्जत। तो जो गरीबी है और रिस्पेक्ट की जो हमारी सोसाइटी में उन लोगों के लिए कमी है जिनके पास पैसा कम है या फिर वो किसी और धर्म के हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब and respect for certain communities and group come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins। तो इस तरीके से जो इनइक्वालिटी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ना, ये इस तरीके से हमारी लाइफ में घुल मिल गया है, तो हमें कई बार समझने में भी मुश्किल हो जाती है कि ये चल क्या रहा है एक्चुअली, कि ये इनइक्वालिटी है, भेदभाव है। कई बार उस पर्सन को भी वो फील कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में घुल मिल गया होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने दलित, आदिवासी, मुस्लिम गर्ल्स के बारे में पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा स्कूल से मतलब उनको ड्रॉप आउट रेट उनका बहुत ज़्यादा, मतलब 4th-5th क्लास तक इन लोग बच्चियों को पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद स्कूल से निकाल दिया जाता है, और एक साइकिल बन जाती है कि भाई वो इसी की वजह से वो पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ इन कम्युनिटीज़ को नहीं मिल पाती है। तो एक लाइफ की साइकिल इनकी बन जाती है इसकी वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की, पॉवर्टी की। अब आता है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए अब इन्होंने लड़ाई करनी है। तो ये गोल हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, जो असमानताएं हैं उनको मिटाना है या फिर उनको कम करना है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हर कम्युनिटी में या फिर विलेज में, सिटी में, टाउन में हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों की इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाई थी, लड़ाई करी थी मतलब लोगों को
इसे कम्युनिटी के साथ भेदभाव हो रहा था, तो उस कम्युनिटी के लिए वो आगे उठ करके आए थे। तो ये पीपल जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा है समाज में, उसके खिलाफ खड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट होती है और सारे लोग इनको काफ़ी डिग्निटी से देखते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं कि भाई वो इस कम्युनिटी के या फिर उनके साथ हैं और उनके लिए वो उनके हक के लिए लड़ाई करेंगे। इस तरीके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो अपन ये जो पर्सन्स होते हैं बिकम वाइडली रिकग्नाइज्ड बिकॉज दे हैव द सपोर्ट और रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए जिन लोगों ने, कोई कुछ लोग होते हैं जो पूरी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इनको सपोर्ट करते हैं और ये काफ़ी लोगों को, मतलब एक कम्युनिटी को एक इकट्ठा लेकर के आते हैं ताकि ये इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई कर सके। जैसे कि अगर हम लोग जो हमारे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है उसका एग्जाम्पल लेते, जैसे महात्मा गांधी थे या फिर हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे देश में जो चीज़ें गलत हो रही थी उसके खिलाफ वो लड़े। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े, है ना। तो यही कुछ लोग होते हैं जो इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ लड़ते हैं, पूरी कम्युनिटी उनको रिस्पेक्ट करती है और उनके साथ देती है। इस वजह से काफ़ी बदलाव भी हमारे समाज में आ पाते हैं। इंडिया में काफ़ी सारे स्ट्रगल हुए हैं ताकि इक्वालिटी के लिए फ़ाइट की जा सके और हम लोगों ने काफ़ी इससे पहले के चैप्टर्स में भी इनके बारे में पढ़ा है। चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से विमेन मूवमेंट स्टार्ट हुए कि भाई विमेन को इक्वालिटी दी जानी चाहिए। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे तवा मत्स्य संघ के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये एक एग्जाम्पल है जब लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हैं जिसमें जैसे कि जो बीड़ी वर्कर्स हो गए, फिश फोक, बीड़ी बनाने वाले जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, और जो मछुआरे होते हैं या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो कि खेतों में मज़दूरों की तरह काम करते हैं या फिर स्लम्स में रहते हैं, इन लोगों ने भी हक की लड़ाई लड़ी है ताकि इनके साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है वो मतलब ना हो, ठीक कर सके उसे। काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं कोऑपरेटिव्स बनाने के। देखिए बेसिकली कोऑपरेटिव्स क्या होता है, जैसे आप ये मछुआरों के एग्जांपल ले लीजिए, जो यहाँ पे हम इस चैप्टर में तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है ना कि वहाँ पर उनके एरिया में एक डैम बनाया जाता है और उस डैम के बनने से काफ़ी सारे गांव डूब जाते हैं और वो मछुआरे फिर क्या करते हैं, उनको अपने एक तो घर से जाना पड़ता, फिर लाइवलीहुड वो कमाते कैसे, तो उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाया। देखिए कोऑपरेट करने का मतलब होता है साथ मिलकर के काम करना। तो कोऑपरेटिव्स में क्या होते हैं, जितने भी लोग होते हैं उसके मेंबर्स, उनका सेम गोल होता है कि भाई जैसे यहाँ पे तवा मत्स्य संघ था, ये कोऑपरेटिव था, इन्होंने कहा कि भाई हमारे गांव आप लोग डैम में डुबा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को कुछ और फिर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, आप लोग हम तालाब में इसमें से मछली नहीं पकड़ने दे रहे हैं तो हम कहाँ से जीवन यापन करेंगे। तो उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी के बारे में हम देखेंगे तवा मत्स्य संघ। जब डैम बनाया जाता है या फिर बनाया गया यहाँ पर, तो जंगल और गांव जो हैं, सेंचुरीज जो हैं एनिमल्स की या फिर और हज़ारों लोग जो है उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। मतलब जंगल डुबो दिए जाते हैं, गांव के गांव डुबो दिए जाते हैं और जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब उस जगह से हटाया जाता है। और मतलब वही यहाँ पर है कि घर वर बर्बाद हो जाते हैं और लोगों को मतलब पूरा पानी में वो डूब जाते हैं। ये इसमें आगे बताया गया है। ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं या फिर जिनके गांव डूब जाते हैं वो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। अर्बन एरियाज़ में भी बस्तीज़ जहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं, ज़्यादातर उसको ही उखाड़ा जाता है या फिर हटाया जाता है, उनको रीलोकेट किया जाता है सिटी के बाहर। और उनका जो काम होता है या उनके बच्चों की स्कूल की जो एजुकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और वो जिन लोकेशंस पे काम कर रहे होते हैं अब उनको वहाँ से हटा दिया गया है, तो उनके पास घर भी नहीं रहता और काम भी नहीं रहता है। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर अगर ज़बरदस्ती डिस्प्लेस किया गया है, भाई यहाँ पर ये लोग रह रहे थे, अब इनको यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है सरकार को, तो इनको किसी दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। तो भाई काम तो इसके एरिया के आसपास, अब दूसरी जगह जा कर के ना ही उनके पास घर है, उनके पास प्रॉपर ना ही काम है, तो फिर कैसे जिएंगे वो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल या फिर कम्युनिटीज़ जो है काफ़ी बड़ा इशू है और क्वाइट वाइड स्प्रेड भी है हमारे देश में। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। इस वजह से काफ़ी कोऑपरेटिव्स भी बनाई गई हैं ताकि इन सब चीज़ों को कुछ हैंडल किया जा सके या रोका जा सके। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस कंट्री जो कि फ़ाइट करती हैं उन लोगों के लिए जिनको डिस्प्लेस किया गया है। इस चैप्टर में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। एक फेडरेशन है फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव्स की, जो कि लड़ाई कर रही है फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन द मध्य प्रदेश। तो सतपुरा वाला जो रीजन है वहाँ पर जंगल था, वहाँ पर डैम बनाने के लिए पूरा डिस्प्लेस कर दिया गया वहाँ पे रहने वाले लोगों को। ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट, तवा फ्लोज थ्रू बैतूल।
बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। तो जो तवा रिवर है वो महादेव हिल्स से निकलती है और बैतूल से बहती हुई नर्मदा में मिल जाती है होशंगाबाद में। तवा डैम जो है वो 1958 में बनना स्टार्ट हुआ और 1978 में कंप्लीट हो गया और इसमें काफ़ी सारा जंगल और खेती की ज़मीन जो है डुबा दी गई। जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब काफ़ी सारे लोगों को हटाया गया वहाँ से, तो उनके पास कोई जाने की प्रॉपर उनको जगह नहीं दी गई और रिजर्वायर जो कि पानी से भर गया। अपार्ट फ्रॉम द मियाज फार्म्स फाउंड अ लाइवलीहुड इन फिशिंग, दे अर्न वेरी लिटिल। तो फिशिंग वगैरह जो करते थे उनको भी दिक्कत हुई। तो बेसिकली वहाँ पे रहने वाले लोगों का घर भी चला गया और उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, वो जिससे कमाते थे, उसमें भी दिक्कत आई। तो यहाँ पे पहले में बताया गया है कि डैम क्या होता है। डैम जो है इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट लॉट ऑफ वाटर। तो जहाँ पर काफ़ी सारा पानी मिल सकता है, इस जगह पे डैम बनाया जाता है। और दिस फॉर्म्स अ रिजर्वायर एंड एज द वाटर कलेक्ट्स इट सबमर्जेस वास्ट एरिया ऑफ लैंड। तो रिजर्वायर मतलब वहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखा जाता है और बहुत ही बड़े एरिया में रखा जाता है, तो बहुत सारा लैंड डूब जाता है। दिस इज़ बिकॉज द वॉल ऑफ डैम अक्रॉस द रिवर इज़ हाई एंड द वाटर स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। तो काफ़ी बड़े एरिया में पानी भर के रखा जाता है। ये जो फोटो है ये समर्ज टिहरी डैम है उत्तराखंड में, जहाँ पर 100 गाँव जो हैं वो डूब गए थे डैम बनने की वजह से और नियरली 1 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे एक जगह से दूसरी जगह। 1 लाख लोगों को लगभग जाना पड़ा था। 1994 में गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वायर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो तवा का जो रिजर्वायर बना था, डैम का रिजर्वायर होता है ना, मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने 1994 में दे दिया था प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोकल लोगों को जो है वहाँ से भगा रहे थे और सस्ती लेबर बाहर से लेकर के आ रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर्स ने धमकाना शुरू कर दिया विलेजर्स को कि भाई तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और हुडलूस मतलब गुंडे वगैरह को ला करके उनको धमकाने भी लगे थे। बट विलेजर्स ने साथ खड़े हुए और डिसाइड किया कि ये टाइम है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तवा मत्स्य संघ, और उन्होंने रैलीज और चक्का जाम वगैरह, रोड ब्लॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए। डिमांड किया कि भाई वो कंटिन्यू कर सके फिशिंग रिजर्वायर्स में। देखिए इसकी फ़ोटो है एक। तो इन्होंने चक्का जाम किया, प्रोटेस्ट किए कि भाई गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, कमेटी बनाई कि भाई ये इशू देखा जाए क्या है। कमेटी ने रिकमेंड किया कि फिशिंग राइट्स जो है वो विलेजर्स को मिलने चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं तवा डैम की वजह से, उनको फिशिंग राइट्स दिए जाएँ रिजर्वायर में, मतलब वो जो रिजर्वायर बना है डैम का उसमें मछली पकड़ सके। और 5 साल की लीज का एग्रीमेंट दिया गया और वह साइन 2 मंथ्स लेटर, 2 साल बाद, मतलब इस 2 महीने के बाद पूरा एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया। जनवरी 1997 पीपल जो थे 33 विलेजेस के तवा के, उन्होंने नए साल में फ़िश को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। ये मेंबर हैं तवा कम्युनिटी की। और तवा टेकिंग ओवर फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग। तो टीएमएस जो थी तवा मत्स्य संघ के वर्कर्स ने पूरा सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। इससे क्या हुआ, जो फिशरमैन थे ना, उनकी अर्निंग, उनकी जो है कमाई बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव सेटअप कर लिया था। जो कि फ़िश पकड़ के लेकर के आते थे उसका अच्छा उनको प्राइस मिल जाता था मछुआरों को। कोऑपरेटिव ने अरेंज किया कि भाई ट्रांसपोर्ट कर सके और विलेज में जाकर के वो अपनी फ़िश को बेच सके अच्छे प्राइस पर। और अब वो 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे पहले से। टीएमएस ने फ़िश वर्कर्स को लोन्स भी दिए ताकि वो अपनी नेट्स वगैरह रिपेयर कर सकें या फिर नई खरीद सकें, और इसकी वजह से वो हाई इनकम कमाने लगे और फिशेस को प्रिजर्व भी करने लगे जो कि वो पकड़ते थे। और टीएमएस ने दिखाया कि अगर पीपल की ऑर्गेनाइजेशन है और अपना राइट टू लाइवलीहुड वो किस तरीके से लेकर के आ सकते हैं और वो अच्छे से उनको मैनेज भी कर सकते हैं अगर उनको हक दिया जाए। और तो ये हमने कोऑपरेटिव्स के बारे में से देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ज़्यादा छोटा सी बनेगा नेक्स्ट वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी का पार्ट 2। काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसमें देख लिया है, अब बिल्कुल लास्ट का इसमें पार्ट बचा है यहाँ से। तो देखिए ये जो है ये पिक्चर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इन इक्वालिटी। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब है कि किस तरीके से आप लोग असमानता, कितने अलग अलग तरीक़ों से असमानता के खिलाफ आप लड़ सकते हैं। तो हम लोग प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं फाइट इनइक्वालिटी करने, मतलब इनइक्वालिटी को फाइट करने के लिए। तो कुछ लोग पेन से लिखते हैं, कुछ लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग ड्रॉ करते हैं इनइक्वालिटी के
मतलब ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी असमानताएं हैं। राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स, आर्टिस्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस तरीके के जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें। कई बार पोएम्स या गाने या स्टोरीज़ लिखी जाती हैं इंस्पायर करने के लिए उन लोगों को जो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। अब आगे आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये देखिए, ये जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हम लोग को मिला था 2005 में, उसके बाद एक पोएम लिखी थी इन्होंने, विनय महाजन ने, आप देख सकते हैं। अब आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। देखिए, लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी चीज़ देखिए लिविंग तब होती है जब उसमें समय के साथ बदलाव आते रहें, वो समय के साथ चलना सीखे। ऐसा नहीं है कि वो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनाया गया था, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं, समय के साथ उसमें अपडेशंस नहीं हो रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनकी फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पॉवर्टी एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी। ये देखिए क्या है ना कि जितने भी मूवमेंट्स होते हैं जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, वो उनको इंस्पिरेशन के लिए काफ़ी पोएम्स वगैरह लिखी गई हैं, सॉन्ग्स लिखे गए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। काफ़ी मूवमेंट्स हुए हैं, स्ट्रगल्स हुए हैं, ताकि इक्वालिटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है वो हम रियल लाइफ में भी उसको फील कर सकें। तो यही इसमें बताया गया है। जैसे कि हम लोगों ने तवा मत्स्य संघ के बारे में देखा कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हम लोगों को समानता का अधिकार देता है, इसीलिए ही तो वो लोग प्रोटेस्ट भी कर पाए और उन्होंने अब कोऑपरेटिव बनाया और काफ़ी उनको उस वजह से फिर प्रॉफिट भी हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमें अधिकार देता है इसलिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, इसलिए वो ये काम कर पाए। बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो तवा मत्स्य संघ के लोग जो है कॉन्स्टेंटली लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते थे, जो कि एक रियल मीनिंग लाता है हमारी लाइफ में। In democracy there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। तो देखिए, हमारा जो समाज है, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, लोग होते हैं, वो डेमोक्रेसी के आइडिया को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे जो राइट्स हैं, बेसिकली समानता का अधिकार है, वो हर किसी को मिल सके। तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये पर्सन जो है ये बोल रही हैं। तो इसमें लगभग 1500 पीपल ने अटेंड किया पब्लिक हियरिंग लखनऊ में, जो कि 2001 में प्रोटेस्ट हुए थे। वायलेंस अगेंस्ट विमेन, जो औरतों के खिलाफ हिंसा होती है, मतलब औरतों पर हिंसा होती है, उसके खिलाफ कई आंदोलन चले हैं। तो लगभग 15 केसेस जो थे वायलेंस अगेंस्ट विमेन के, उनको सुना गया। एक जूरी होती है, मतलब जजेस टाइप की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट विमेन हैं समाज में, वो जजेस की फॉर्म में आई और उन्होंने काफ़ी सारे केसेस सुने। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। में जो इक्वालिटी है, समानता, अगर हमारे देश के नागरिक इक्वल ही नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी किस टाइप की है ना। तो इस बुक में हम लोगों ने ट्राई किया हाईलाइट करने का उन इश्यू को जो कि आइडियाज़ जो कि चैलेंज करते हैं इक्वालिटी डेमोक्रेसी में, जैसे कि रिलीजन के आधार पर भेदभाव या फिर धर्म के आधार पर, भाषा, जाति, किसी भी आधार पर भेदभाव हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है। तो इस जो बुक है, अभी लास्ट चैप्टर का भी बिल्कुल लास्ट पार्ट है इसमें। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोगों ने, आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश की। आप लोगों ने देखा कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज की वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अमीर लोग जा सकते हैं तो इक्वालिटी कहाँ रही, गरीब लोग तो उसमें जा नहीं सकते। बिजनेस हाउसेस जो है वो मीडिया पे कंट्रोल करते हैं, मतलब न्यूज़ में क्या चलेगा वो बड़े बड़े अमीर लोग डिसाइड करने लगे हैं। विमेन को इक्वल वर्क के लिए कम पैसा दिया जाता है और फार्मर्स की अर्निंग काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है। और मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मार्जिनलाइज का मतलब होता है जो पीछे, देखिए बेसिकली अगर आप ये सर्कल बनाएं, इसके जो कोने हैं ये इसके मार्जिन्स हो गए। तो जो लोग सेंटर में ना आकर के बिल्कुल कोने पे पहुंच गए हैं, वो उनकी वॉइस कम हो गई है, उनको आगे लाना, उनकी इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी लाना, इन सब चीज़ों का कंसर्न है जो आंदोलन हो रहे हैं इक्वालिटी के लिए। दिस इज़ द कोर ऑफ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी, कि भाई सब लोग इक्वल आएँ, साथ में आएँ। डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन इन द कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज। तो मतलब डिग्निटी, इज्जत, समानता ये तभी आ सकती है जब इंसान के पास पर्टिकुलर और एडिक्वेट रिसोर्सेज हो, मतलब इतना उसके पास पैसा हो या फिर मीन्स हो जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और सही तरीके की डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। तभी हम लोग कह सकते हैं कि समानता समाज में आई है और उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो रहा है। क्योंकि भेदभाव कई तरह पर
होता है ना, पैसे के आधार पर अमीर गरीब में काफ़ी भेदभाव होता है, या फिर जातियों के आधार पर भेदभाव होता है। तो ये सारे के सारे भेदभाव तभी आप लोग हटा सकते हैं जब किसी के पास, हर किसी के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हो, पूरे रिसोर्सेज हो, ताकि वो अपना जीवन यापन, अपनी लाइफ को सही तरीके से चला सके। तो ये अब हम लोगों की पूरी 7th क्लास की सिविक्स यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।